हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ नायलॉन 6 की। नायलॉन 6 जो है, इसकी मोनोमर यूनिट जो है वो कैप्रोलैक्टम होती है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताऊँगा कि कैप्रोलैक्टम की खुद की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने एक साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल लिया है। साइक्लोहेक्सेन जो है, इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद में ये साइक्लोहेक्सेनॉन में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हाइड्रोक्सिलअमीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये साइक्लोहेक्सामीन ऑक्सिम के अंदर बदल जाता है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, जिसकी वजह से कैप्रोलैक्टम की फॉर्मेशन होती है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कैप्रोलैक्टम जो है, उसके अंदर जो एन नाइट्रोजन जो थी वो रिंग के अंदर एंटर कर जाती है और ऑक्सीजन एज ए कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर फॉर्मेशन करती है। कैप्रोलैक्टम के अंदर आप ये भी देख रहे हैं कि एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक NH है, एमीन ग्रुप है, और दूसरा इसके अंदर 5CH2 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये कैप्रोलैक्टम की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे कि नायलॉन 6 इससे कैसे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये कैप्रोलैक्टम लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप लिखा हुआ है और NH लिखा हुआ है, तो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस तरीके से ये NH2CH25COOH बन जाएगा। इसको हम सिग्मा एमिनो कैप्रोइक एसिड कहते हैं। और फिर जब फर्दर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा इसका, और नायलॉन 6 की फॉर्मेशन होगी। ये आप देख रहे हैं कि होमोपॉलीमर टाइप का पॉलीमर है, जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सेम टाइप की हैं। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि नायलॉन 6 जो है उसकी मोनोमर यूनिट की स्ट्रक्चर बनाइए या फिर उसका नाम लिखिए। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाई टेंसाइल हाई स्ट्रेंथ होती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और रोप्स जो हैं, टायर हैं, या फिर क्लोथ्स की फॉर्मेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये नायलॉन 6 के बारे में आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा मेंबर आ जाता है नायलॉन 6,6। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है वो रिएक्ट करेगी एडिपिक एसिड के साथ और नायलॉन 6,6 की फॉर्मेशन होती है। तो ये टॉपिक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन जो है ये इसका कॉमन नेम है, और अगर इसका हम केमिकल नेम लिखेंगे तो ये होएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसको शॉर्टकट में PTFE कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आप, टेट्राफ्लोरोएथीन जो है इसका मोनोमर है। ये बिल्कुल एथीन की तरह है। देखिए एथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन जुड़ी हुई है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा। तो टेट्राफ्लोरोएथीन जो है, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन यहाँ पर बन जाएगा। तो PTFE जो है इसका नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि PTFE का मोनोमर यूनिट क्या होती है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन इसकी मोनोमर यूनिट होती है। फिर हम इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर की बात कर रहे हैं, जिसको बेकेलाइट कहा जाता है। बेकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की आपसी रिएक्शन के से बनता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फिनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ।
अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन आप लोग जानते हैं, 11th में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो दो टाइप के बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा बन रहा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, यानी कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है और एक पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। फिर इसके बाद में सेकंड रिएक्शन में देखिए कि जब इसके दोनों ऑर्थो और ऑर्थो प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑर्थो और ऑर्थो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि एक ऑर्थो का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H आपस में रिएक्ट करके वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा इसमें से, और एक लीनियर पॉलीमर बनेगा जिसको नोवोलैक हम कहते हैं। तो नोवोलैक जो है ये बनता है ऑर्थो और ऑर्थो की आपसी रिएक्शन के कारण। लेकिन अगर हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स जो हैं उनको आपस में रिएक्ट करा दें, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमने ऑर्थो और पैरा को आपस में रिएक्ट कराया, ये N मॉलिक्यूल हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से N वाटर जो है वो रिमूव हो जाएंगे और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आप ये बड़ी सारी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को ही बेकेलाइट कहा जाता है। हमने जहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ हमने सीखा था कि बेकेलाइट जो है एक बहुत ही हार्ड पॉलीमर होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है। हमने कहा था कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो ये नेट की जैसी स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगी जब हम इसको बहुत बड़ी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो ये बेकेलाइट है। बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको गर्म करते हैं तो ये अपनी शेप में एक बार चेंज होने के बाद में दोबारा चेंज नहीं होता। हार्ड और वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्विचेस होते हैं मोस्टली, वो बेकेलाइट के बनते हैं। इसके अलावा रेडियो, टीवी, कंप्यूटर की जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी होती है, वो इससे बनती है। फोनोग्राफ, जैसे हमने CD और DVD जो पहले बनती थी वो बेकेलाइट से बनती हैं। और बहुत सारी यूटेंसिल्स हैं जिनके हैंडल्स जो हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, आपसे स्ट्रक्चर इसकी पूछी जा सकती है बेकेलाइट की। तो ये हमारे पॉलीमर के जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर थे वो यहाँ फिनिश होते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में बताऊँगा।